चैप्टर का नाम है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर विद वेरिएबल कोफिशिएंट। तो इस चैप्टर में हम उन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करेंगे जो कि सेकंड ऑर्डर की हैं, साथ के साथ उनके अंदर जो कोफिशिएंट हैं वो कैसे हैं, वेरिएबल। जैसे कि हम पहले क्वेश्चन की अगर बात करते हैं s माइनस टी इज इक्वल टू एक्स ओवर वाई स्क्वायर, तो सबसे पहले हमें इसको दोबारा से लिखना होगा, इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में। तो s की वैल्यू हमें पता है क्या होती है। s किसे बोलते हैं, स्क्वायर जेड ओवर एक्स। ठीक है, ये आपका s होता है। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब ये आपको पता है किसकी वैल्यू होती है, p की। ठीक है, ये आपकी p की वैल्यू होती है, तो ये आपका बन गया जाएगा, ठीक है, y। तो डेल p ओवर डेल y ये आ गया आपका। माइनस साइन आ रहा है बीच में, तो इसको काट के यहाँ पे माइनस, तो माइनस। अब t को भी हमें कुछ इस तरह से ही लिखना है, तो t आपको पता है क्या होता है, ये आपका t होता है। इसको अगर हम ब्रेक करके कुछ इस तरह से लिख लें, तो ये वैल्यू क्या होती है, q। तो ये आपका बन के जाएगा ये, ठीक है, जो कि मैंने यहाँ पर लिख दिया है, इज इक्वल टू एक्स ओवर वाई स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को इंटीग्रेट कर देंगे विद रेस्पेक्ट टू y। अब इंटीग्रेशन करेंगे तो कुछ इस तरह से आएगा, यहाँ पर इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो देखिए y को y के रेस्पेक्ट में ही यहाँ पे इंटीग्रेट कर देंगे, तो ये टोटल मिला के आपका p आ जाएगा, स्मॉल p। और इसका भी इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ पर ये कैंसिल हो जाएंगे, ये और यहाँ पे जो डेल y आएगा वो कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका q बचेगा। ठीक है, डिफ्रेंशिएशन ऑफ q विद रेस्पेक्ट टू y, ठीक है, और फिर इसका इंटीग्रेशन तो q ही आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पर x तो ऐसे ही रहेगा, कांस्टेंट की तरह ट्रीट करेंगे इसको, और y क्या होगा आपका, इसका इंटीग्रेशन। तो 1/y² का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस के 1/y, तो ये आ गया। प्लस जो कांस्टेंट लेंगे, क्योंकि हम यहाँ पे कांस्टेंट किसे ले रहे हैं, x को, तो वो फंक्शन मान लेंगे x का। इसके बाद ये देखिए लैग्रांज इक्वेशन बन रही है, तो यहाँ पर इसके बाद लैग्रांज ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालेंगे। तो p का कोफिशिएंट dx के नीचे आता है, q का कोफिशिएंट dy के नीचे आता है, और बाकी जो बचा हुआ पार्ट है वो dz के नीचे आता है, आपको अगर याद हो तो। अब आपको करना है इनको सॉल्व। कैसे करोगे, सबसे पहले इन दोनों को लोगे, ठीक है, यहाँ पे ये dx इज इक्वल टू dy विद नेगेटिव साइन, इसका इंटीग्रेशन और इसका इंटीग्रेशन, तो क्या बनेगा, x इज इक्वल टू माइनस वाई प्लस कोई कांस्टेंट ले लेंगे a, ठीक है, ये इधर चला जाएगा तो आपके पास ये आ जाएगा। तो एक इक्वेशन तो आपकी यहाँ पर ये निकल के आ जाती है इस तरह से, इन दोनों को लेकर के। सेकंड में हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको और इसको ले लेंगे। अब यहाँ पर मैंने इसको लिया, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, इसकी इसमें और इसकी इसमें, तो यहाँ पर ये आ जाएगा आपका। इसके बाद यहाँ पर हम जो है y की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है, यहाँ पे y आ रहा है क्योंकि हमें x के पूरा जो भी अंदर चाहिए वो x में चाहिए, तो हम क्या करेंगे, y को हटा देंगे इसकी हेल्प से। तो यहाँ से y की वैल्यू निकालिए तो आपका आएगा a माइनस एक्स, तो यहाँ पर हम y की जगह a माइनस एक्स रख देंगे, ठीक है, और कर देंगे इंटीग्रेशन। तो यहाँ पर मैंने इनका इंटीग्रेशन कर दिया है। इसके बाद क्या होगा,
इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो वो क्या आ जाएगा, एक्स प्लस लॉग ए माइनस एक्स, ठीक है। और ये यहाँ पर फंक्शन का हम इंटीग्रेशन करेंगे, फंक्शन किसका, एक्स का। तो जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो एक दूसरा फंक्शन मान लेंगे हम फाइव एक्स, और यहाँ पर आपका ये जो इंटीग्रेशन जेड का हुआ तो ये आपका जेड आ जाएगा, प्लस कांस्टेंट आना चाहिए यहाँ पर, तो वो कांस्टेंट हम ले रहे हैं बी, यहाँ पर हमने ए लिया तो यहाँ पर बी लेंगे। अब हमने यहाँ पर क्या किया है, ये x और ये फंक्शन ऑफ x, तो इन दोनों को फिर से मर्ज कर दिया, दोनों को कंबाइंड फॉर्म में हमने फिर से लिख लिया, और कंबाइंड फॉर्म में इसको नया एक फंक्शन दे दिया, उसका नाम है यहाँ पर साई x, ठीक है। तो इन दोनों को हमने कंबाइंड फॉर्म में इस तरह से लिख लिया। इस और लास्ट में हमने क्या किया, यहाँ पर इस b की वैल्यू भी यहाँ पर चेंज कर दी। b की वैल्यू हमने यहाँ पे, क्योंकि ये कांस्टेंट है ये भी कांस्टेंट है, तो हमने एक फंक्शन मान लिया x प्लस वाई का, ठीक है। यहाँ से उठा लिया हमने वैल्यू x प्लस वाई, तो ये कैपिटल F x प्लस वाई। तो इस तरह से ही ये क्वेश्चन आपको यहाँ पर करना था। तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्स आर प्लस पी इज इक्वल टू 9x² वाई की क्यूब। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर क्या किया है, r को, क्योंकि r की वैल्यू क्या होती है ये, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, ये आपका बन सकता है यहाँ पर, और ये आपका बन जाएगा ये आपकी p की वैल्यू होती है। तो लास्ट में आपके पास जो आएगा, ठीक है, ये आ जाएगा बनके। तो इस तरह से मैंने r को यहाँ पर ये लिख लिया है, और पूरी इक्वेशन को x से कर दिया है डिवाइड। तो यहाँ पर x से x कैंसिल हो जाएगा, p ओवर x आ जाएगा जो कि यहाँ पर आ गया, और यहाँ पे x² नीचे x आएगा तो एक x से x कैंसिल हो जाएगा। अब ऐसा मैंने जो किया है वो क्यों किया है, ताकि हमारी जो इक्वेशन है वो क्या बन जाए, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो यहाँ पर ये बन चुका है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अब आपको उसी के मेथड से यहाँ पे इसको सॉल्व करना। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं। इंटीग्रेटिंग फैक्टर का क्या होता है कि यहाँ पे e की पावर p इंटीग्रेशन ऑफ p dx, तो p क्या होता है यहाँ पर, ये आपका 1/x, 1/x का इंटीग्रेशन करेंगे log x आएगा, और लास्ट में e से log कैंसिल तो x बचेगा, तो आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर आया x। इसके बाद हम यहाँ पर, क्योंकि डिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो p को ले रहे हैं, तो p इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू q इंटू आई एफ। क्यू आपकी ये होता है, और आई एफ अभी निकल के आया x, तो ये आपका 9x² वाई की क्यूब डी एक्स प्लस एफ वाई। यहाँ पर क्योंकि हम y को कांस्टेंट की तरह ट्रीट कर रहे हैं, ठीक है, इंटीग्रेशन हम x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो y को कांस्टेंट ट्रीट करना होगा, तो इसलिए जो कांस्टेंट मानेंगे वो फंक्शन ऑफ y मान के चलेंगे हम यहाँ पर। और इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो सिंपली यहाँ पर x का इंटीग्रेशन करेंगे तो x की क्यूब ओवर 3 आ जाएगा, तो नीचे आपका 3 आ जाएगा, तो 3 3 जा 9 होता है, तो ऊपर 3 आ जाएगा इस तरह से। अब आप इधर जो x है इसको ख़त्म करने के लिए पूरी इक्वेशन को x से डिवाइड कर दोगे, और p की वैल्यू को यहाँ पर जो इसकी वैल्यू होती है वो लिख दोगे, ठीक है, डेल z ओवर डेल x इज इक्वल टू, ठीक है, दिस। अब आप इसको इंटीग्रेट कर दोगे विद रेस्पेक्ट टू x, तो यहाँ पर ये इंटीग्रेशन जो बनेगा वो z आ जाएगा, इस टर्म का इंटीग्रेशन यहाँ पर x की क्यूब ओवर 3 आ जाएगा, तो 3 कैंसिल, और 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है log x, और फंक्शन ऑफ y, ठीक है। और क्योंकि यहाँ पर इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो एक कांस्टेंट भी आएगा, तो हम एक फंक्शन मान लेते हैं, लेकिन f तो पहले ही ले चुके हैं, तो दूसरा फंक्शन हम मानेंगे फाई, ठीक है, फाई वाई। तो ये भी इसको हम कांस्टेंट की तरह लेके चलेंगे यहाँ पर। क्यों लेके चलेंगे, क्योंकि अगर हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं x के रेस्पेक्ट में, तो जो फंक्शन जो वेरिएबल y है उसको कांस्टेंट लेके चलेंगे।
तो इसलिए हमने इसको इस तरह से लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है r इज इक्वल टू 6x। तो r की वैल्यू इस तरह से लिख लेंगे। इसको हम सिंपली अब यहाँ से देख सकते हो कि 2 बार इंटीग्रेशन पे करने पर ही हमारे पास इसका सॉल्यूशन आ जाएगा। तो एक बार इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे डबल इंटीग्रेशन है तो एक डबल डिफ्रेंशिएशन है तो एक इंटीग्रेशन से ख़त्म हो जाएगा, यहाँ पे एक डिफ्रेंशिएशन, और सिर्फ ये बचेगा। इधर हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो एक्स स्क्वायर ओवर 2, तो 2 यहाँ पे 2 आएगा, 2 से 6 कट जाएगा 3 टाइम्स, ठीक है, 3 आ गया। अब यहाँ पर क्योंकि हम x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं और y हमारा कांस्टेंट की तरह ट्रीट करेंगे y को, तो y जो यहाँ पे कांस्टेंट लेंगे वो फंक्शन ऑफ y लेके चलेंगे। ऐसे ही दोबारा से इसका इंटीग्रेशन करेंगे विद रेस्पेक्ट टू x, ताकि ये पार्ट भी यहाँ से हट जाए। तो ये एक्स स्क्वायर का एक्स क्यूब ओवर यहाँ पर एक्स क्यूब ओवर क्यूब 3 आ जाएगा, तो 3 से 3 कैंसिल, प्लस यहाँ पर ये कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स, यहाँ पे एक्स की मल्टीप्लाई हो जाएगी, और क्योंकि फिर इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो एक कांस्टेंट भी आना जरूरी है, तो उसे हम फंक्शन ऑफ वाई ले लेंगे। तो यहाँ पर प्रैक्टिस के लिए 3 क्वेश्चन है, इनको आपको एक बार ट्राई करना है। इसके बाद है फाइंड द फॉलोइंग ऑपरेटर इज हाइपरबोलिक, पैराबोलिक और इलिप्टिक। तो यहाँ पर आपको नीचे कुछ इक्वेशन दी गई हैं, इनको बताना है कि ये हाइपरबोलिक है, पैराबोलिक है या फिर इलिप्टिक है। तो सबसे पहले इक्वेशन आप देखते हैं, ये है, ये आपका लाप्लास इक्वेशन है। तो कैसे पता लगाएंगे? सबसे पहले हम फाई निकालेंगे। फाई होता क्या है? डेल्टा 1 का स्क्वायर प्लस डेल्टा 2 का स्क्वायर प्लस डेल्टा 3 का स्क्वायर। तो इस तरह से हमें पहले यहाँ पर निकालना, मतलब इनको डेल्टा में कन्वर्ट कर लेना है। तो ये जो पहला है ये क्या है? डेल्टा 1 का स्क्वायर, ये क्या है? डेल्टा 2 का स्क्वायर, और ये आपका डेल्टा 3 का स्क्वायर। अब यहाँ पे डेल्टा की वैल्यू हम कुछ भी रख लें, फाई की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आएगी। अगर आपका कभी ऐसा केस आ जाता है तो वो होता है इलिप्टिक। और हाँ, इसमें एक चीज़ है कि ये जीरो तभी होगा जब सारे के सारे डेल्टा क्या हो जाएंगे? जीरो हो जाएंगे। तो इस कंडीशन को आपको याद रखना। सेकंड है वेव इक्वेशन। वेव इक्वेशन ये होती है, ठीक है। यहाँ पर भी हम फाई निकालेंगे। फाई, इसको डेल्टा 1 का स्क्वायर, डेल्टा 2, डेल्टा 3, और इसको हम डेल्टा 4 का स्क्वायर। लेकिन हम क्या करेंगे, क्योंकि इज इक्वल टू के इधर है तो हम सबको एक तरफ कर लेंगे, तो माइनस साइन के साथ आएगा। अब यहाँ पर आपके पास दो चीज़ हैं। डेल्टा, यहाँ पर डेल्टाज की वैल्यू रखने पर मे भी हो सकता है कि यहाँ पर ये पॉजिटिव वैल्यू आए, और क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव आ रहा है तो अगर ये इन तीनों के सम से बड़ा आ गया तो ये नेगेटिव हो जाएगा फाई। तो यहाँ पर दोनों केसेस हैं, और ऐसे केसेस में जो आएगा वो होती है हाइपरबोलिक। और थर्ड कंडीशन देखते हैं, ये आपकी हीट इक्वेशन है। तो हीट इक्वेशन को यहाँ पे थोड़ा सा ये अलग हो जाएगा। यहाँ पर जैसे कि मैंने ऊपर भी निकाला था, यहाँ पर तो डेल्टा 1 का स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है? यहाँ पर इसका A11, इसका A22 और इसका A33। तो सबका कोफिशिएंट 1 है, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया 1 कोफिशिएंट है। तो इसी तरह से आप यहाँ से देख सकते हो, इसका कोफिशिएंट 1, इसका कोफिशिएंट 2, इसका कोफिशिएंट 3। तो मतलब ये A11 यहाँ पे, ये A22 और ये A33। लेकिन यहाँ पर t, यहाँ पर पार्शली डिफ्रेंशिएशन ऑफ u विद रेस्पेक्ट टू t है, लेकिन यहाँ पर डबल डिफ्रेंशिएशन नहीं है, ठीक है। अगर यहाँ पर डबल डिफ्रेंशिएशन होता तब आपका यही वाला केस हो जाता, लेकिन ये नहीं है। तो यहाँ पर A44 किसकी वैल्यू है? A44 है आपकी, ये डबल डिफ्रेंशिएशन अगर होता है यहाँ पर तो, लेकिन वो प्रेजेंट नहीं है, तो इसलिए A44 की वैल्यू 0। फिर इसको हम इस फॉर्म में लिख लेते हैं, डिटरमिनेंट फॉर्म में। और यहाँ पर जो डायगोनल एलिमेंट है आप देख सकते हैं, ये डायगोनल एलिमेंट है, तो डायगोनल एलिमेंट 1 1 1 आ जाएंगे, लेकिन यहाँ पर A44 ये 0 है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये 0 आ जाएगा। तो अगर आपको कभी ऐसी कंडीशन यहाँ पर मिल जाए तो वो क्या होता है? पैराबोलिक। इसके बाद आता है एक यहाँ पर दूसरा मेथड। आपको ये यहाँ पर इक्वेशन दी गई है, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे, फाई
ये आपको इक्वेशन यहाँ पे याद रखना होगा, ठीक है। इससे इसको हम कंपेयर करेंगे। तो क्या है ये इक्वेशन, फाई इज इक्वल टू ए डेल्टा 1 का स्क्वायर प्लस बी डेल्टा 1 डेल्टा 2 प्लस सी डेल्टा 2 का स्क्वायर। तो यहाँ पर इसको हम डेल्टा 1 मान लेते हैं, इसको डेल्टा 2 मान लेते हैं। तो इस तरह से, या फिर इसको डेल्टा 1 मान लेंगे, इसको डेल्टा 2 मान लेते हैं। यहाँ पर इसको डेल्टा 1 स्क्वायर, क्योंकि डबल डिफरेंशिएशन है तो स्क्वायर मान लेंगे, ठीक है। तो डेल्टा 1 का यहाँ पर कोफिशिएंट क्या आया आपका, सी स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पर सी स्क्वायर आ गया। और क्योंकि इस तरह की कोई टर्म नहीं है, डेल्टा 1 और डेल्टा 2 का मल्टीप्लिकेशन नहीं है यहाँ पर, तो वो जीरो, बी की वैल्यू जीरो। और यहाँ पर सी की वैल्यू क्या आएगी, क्योंकि इसको भी हम इधर ले जाएंगे, ठीक है। सब पहले हमारा काम यही होता है कि सारी टर्म को इज इक्वल टू के एक तरफ ले जाना। तो ये इधर जाएगा तो नेगेटिव साइन के साथ पहुँच जाएगा उधर, तो इसलिए यहाँ पर इसका कोफिशिएंट 1 है, और उधर जाएगा तो नेगेटिव में आ जाएगा, तो यहाँ पर सी की वैल्यू -1 हो जाएगी। अब आपको यहाँ पर बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसको भी आपको याद रखना, इसमें वैल्यू को पुट करना, ठीक है। अगर ये आपका पॉजिटिव आ जाता है तो हाइपरबोलिक होगा, अगर ये आपका जीरो आ जाता है तो पैराबोलिक होगा, और यही आपका अगर नेगेटिव आ जाता है वैल्यू तो ये आपका इलिप्टिक हो जाएगा। तो इस तरह से ये क्वेश्चन आपको करने थे।